हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंगलो क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 3 जून 2023। वन ऑफ द न्यूज़ ऑन द एडिटोरियल पेज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आज हम जो सबसे ज़्यादा टाइम जो देंगे वो ये समझने में देंगे कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एग्जैक्टली ये है क्या और किस लिए इसको यूरोपियन यूनियन ने लाया हुआ है। क्या पैरिटी वो अचीव करना चाहता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द प्रोड्यूसर्स हु लाई आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन। ओके, और उसके साथ साथ जो इसके एसोसिएटेड टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है वो है कार्बन लीकेज। ठीक है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे उस एडिटोरियल के थ्रू। तो ये एडिटोरियल जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी आर गोइंग टू फोकस टू मच। Okay. Apart from that, we have new UGC regulations for deemed universities। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारे लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, तो एक ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड आज हम फॉरेन पेज पे पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान, रशिया और बाकी कुछ और कंट्रीज के साथ बार्टर सिस्टम ओपन किया है। तो ये बार्टर सिस्टम क्या है, कैसा है, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट एंड देन देयर विल बी अ रिवीजन ऑफ इंश्योरेंस। मैं आपको फिर से कराऊंगा। एक हमने कुछ दिन पहले हमने बीमा ट्रिनिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, स्पेशली बीमा वाहक। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फ्रंट पेज के न्यूज़ पे, जो कि काफ़ी एक दुख भरा न्यूज़ है। दैट 70 किल्ड इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। अभी ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। ये जो हादसा हुआ है वो बालासोर में हुआ है। बालासोर जो आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं ओडिशा में है बालासोर। सो यहाँ पे ये हादसा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ट्रेन्स का एक्सीडेंट हुआ है, 3 ट्रेन्स का। फाइन। तो अगर आप देखेंगे ये जो इंसिडेंट है ये 7 बजे के आसपास हुआ। तो देखिए यहाँ पे सिलसिले वार तरीके से क्या क्या हुआ है इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। दैट इंसिडेंट जो है वो इट हैज़ हैपेंड, ओके, 1 2 3 दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट कि किस तरीके से 3 ट्रेन्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। सो आप देखेंगे कि 7 बजे सबसे पहले क्या हुआ कि 2 कोचेस हैं, ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। ये पहले डिरेल होता है बहंगा रेलवे स्टेशन के पास। ओके, अभी जो डिरेल होके जो इसके 2 कोचेस थे ये टॉपल होके चले जाते हैं एडजॉइनिंग ट्रैक में। मतलब 2 ट्रैक्स हैं, तो इस पे डिरेल हुआ और 2 डब्बे चले गए इस ट्रैक के ऊपर। अब इस ट्रैक के ऊपर आ रही थी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। तो इसका कॉलिजन हुआ और उसके बाद उसका 17 कोच जो है डिरेल हो गया। देन कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कोचेस थे जो डिरेल हुए दे हिट द वैगन आफ्टर गेटिंग डिरेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ कि जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस है उसके पहले 2 डब्बे डिरेल हुए, एडजॉइनिंग ट्रैक पे आ गए। फिर सामने से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था, उसने हिट किया, उसके 17 डब्बे डिरेल हो गए और उसमें से कुछ डब्बे ने हिट किया गुड्स ट्रेन को। फाइन। अब देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है विच कनेक्ट्स वेस्ट बंगाल विद तमिलनाडु एंड इट हैड लेफ्ट शालीमार स्टेशन अर्लियर इन द डे। Its passengers comprise mostly residents of West Bengal who visit Tamil Nadu either for work or to avail better health facilities. Then the next is the accident is being described as one of the worst in recent times. उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस had met with the same fate in Jajpur district of Odisha about 50 km away from the present accident site. अब हम एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिस्कस कर लें। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो आपको मैं एक एक करके इसमें बता रहा हूँ। सेंट्रल विस्टा, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो थोड़ा बने रहिए। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक, ये एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रल विस्टा है क्या। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल विस्टा ये एक 3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है जो रायसीना हिल्स में है। 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच विच एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन। ठीक, एक छोर पे है आपका इंडिया गेट, दूसरे छोर पे है आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है दोस्तों, अब इस स्ट्रेच में देखिए आपका और क्या क्या आता है। आपका ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इसी स्ट्रेच में है।
फिर आपका नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहाँ पे मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो आपका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है इसी स्ट्रेच में, ठीक है। और उसके बाद आपका नेशनल म्यूजियम है। अब यहाँ पे देखिए इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है, ठीक। तो इसके रीडेवलपमेंट में क्या है कि कुछ चीज़ें नई बननी है, कुछ चीज़ें पुरानी जो हैं वो तोड़ने वाली हैं, टूटने वाली हैं। तो इसमें जो आपने जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इनॉग्रेट हुआ 28 मई को, ये पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ठीक। तो अब तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं अब वो बनाए जाएंगे। तो इसमें जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो बनने वाले हैं, तो एक तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, साथ साथ में इसमें एक है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, एक ये बनेगा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये बिल्डिंग बनने वाली है। साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिसेस एंड रेसिडेंस बनने वाला है, ठीक। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो अगला जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट का न्यू रेसिडेंस, जो कंप्लीट हो जाएगा बाय द ईयर एंड। उसके बाद मिड 2024 तक द फर्स्ट 3 बिल्डिंग्स ऑफ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वुड लाइक ऑल्सो बी लाइकली रेडी। तो 60% ऑफ द वर्क जो है वो वीपी वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस का जो है वो कंप्लीट होने को है। तो वो 15 एकड़ में है और आज के नॉर्थ ब्लॉक के पास है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या क्या होगा। इट विल हैव अ रेसिडेंस, सेक्रेटेरिएट, गेस्ट हाउस होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, स्टाफ क्वार्टर्स, बैरक्स एंड एंसिलरी बिल्डिंग्स। करेंटली जो वाइस प्रेसिडेंस का रेसिडेंस है वो देखिए कहाँ है। इट इज एडजेसेंट टू विज्ञान भवन कन्वेंशन सेंटर ऑन दी कैपिटल्स दैट इज दिल्ली मौलाना आजाद रोड। जो खर्चा आने वाला है वीपी के नए रेसिडेंस का वो है ₹206.49 करोड़। उसके बाद जो अदर प्रोजेक्ट्स है दैट इज कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो इसकी फर्स्ट 3 बिल्डिंग्स हैं, इट वुड बी रेडी बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब देखिए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में क्या होगा। इट विल कंप्राइज 10 ऑफिस बिल्डिंग्स एंड अ सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर। उसके बाद जितनी भी 51 मिनिस्ट्रीज हैं दे आर प्रपोज टू बी लोकेटेड एट वन लोकेशन टू एंश्योर कोलाबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी। अभी कितना है देखिए, एज ऑफ नाउ ओनली 39, ठीक है। 51 मिनिस्ट्रीज में से सिर्फ 39 सेंट्रल गवर्नमेंट्स की मिनिस्ट्रीज हैं। 51 में से दीज आर हाउस इन सेंट्रल विस्टा। अब जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा तो सारे के सारे 51 मिनिस्ट्रीज जो है वो एक जगह पे होंगी। अब देखिए आज का जो सिनेरियो है वो किस तरीके का है। जैसे कि देखिए कुछ कुछ केस में ऐसा है कि सेम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेस हैं वो मल्टीपल बिल्डिंग्स में हैं, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द सेंट्रल विस्टा। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिमोलिश की जाएंगी। तो वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन और कृषि भवन, ये सारे डिमोलिश कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बनेगा साउथ ब्लॉक के पास, जहाँ पे होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इंडिया हाउस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। अब ये इंडिया हाउस जो है ये क्या होगा, ये एक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी होगा हैदराबाद हाउस की तरह, जहाँ पे हाई लेवल टॉक्स और टॉप विजिटिंग लीडर्स जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनको होस्ट किया जाएगा। अब हम आते हैं अपने आज के एडिटोरियल पे, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ अ कार्बन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का। तो ये यूरोपियन यूनियन का एक न्यू क्लाइमेट लॉ है एंड दैट हैज़ क्रिएटेड सम रिपल्स इन इंडियन एक्सपोर्ट। क्योंकि आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इट इज लिमिटेड टू एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील एंड इनफैक्ट ओनली 1.8% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन। बट इंडिया सेज दैट इट इज discriminatory and it will affect the export of its carbon intensive products to the European Union। उसके बाद बात भी चल रही है कि CBAM को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में चैलेंज किया जाए। फाइन। तो अब हम आते हैं CBAM को समझने के लिए। तो CBAM का जो बैकग्राउंड है, पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। तो बैकग्राउंड को समझने के बाद हम जो है कार्बन लीकेज का जो टर्म है वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 2005 में। 2005 में यूरोपियन यूनियन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसको कहते हैं एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये 2005 की पॉलिसी है, तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो अब देखिए ETS क्या है। जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। इसका जो एम है वो है कि टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। फाइन।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में ये होता है कि समझो कि दो कंपनीज हैं एक्स एंड वाई. Now they have to ensure that they are reducing the greenhouse gas emission by certain percentage. Now suppose X ने क्या किया कि X ने समझो रिक्वायरमेंट है कि आपको 20% रिड्यूस करना है. X ने रिड्यूस किया 50%, Y ने रिड्यूस किया 10%. फाइन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि X ने टारगेट से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया 30% एक्सेस में, और y को क्या है कि उसने टारगेट से कम रिड्यूस किया, अभी भी 10% और उसे रिड्यूस करना है, पर वो किसी कारणवश कर नहीं पा रहा है. तो वो क्या करेगा कि वो जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो x को मिला है वो इससे खरीद लेगा, ओके, टू फुलफिल इट्स टारगेट ऑफ 20%. तो इसको कहते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की जो कंपनीज हैं यूरोपियन यूनियन में वो आपस में ही ट्रेड करते हैं कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट्स को. फाइन. तो ये जो मैकेनिज्म है इट अलाउज bodies which are emitting greenhouse gases to buy and sell these emissions among themselves so that they are compliant with the targets of European Union. अब यहाँ पे कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये जो मैकेनिज्म है ये तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज फंक्शन कर रही हैं उनके लिए है, पर उन कंट्रीज का क्या जो यूरोपियन यूनियन के बाहर फंक्शन कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब समझ लीजिए कि कोई एक कंपनी है ए विच इज़ नॉन यूरोपियन कंट्री. मैं कंट्री का किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बस मैं लिख रहा हूँ कि इट इज़ अ नॉन यूरोपियन कंट्रीज. ठीक. नाउ ए इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ओके, यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस. अब दूसरी कंपनी लो बी, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन कंट्री. ठीक है, इट इज़ अ यूरोपियन यूनियन कंट्री. अब ये जो कंट्री है ये जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिक फर्नेस. सो नाउ इट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिक फर्नेस. तो यहाँ पे देखिए जब ब्लास्ट फर्नेस आप यूज़ करेंगे तो आपका जो कार्बन एमिशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. ठीक. और जब इलेक्ट्रिक फर्नेस आप यूज़ करेंगे तो जो आपका कार्बन एमिशन होगा वो काफ़ी कम होगा. your carbon emission will be very less over here. Fine. But now see the process. अब ये जो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस है इट इज चीपर, ठीक, बट दिस इज डियरर. अब एक इम्पोर्टर है यूरोपियन यूनियन में, समझो कि वो है इम्पोर्टर का नाम है आई. अब इसने क्या किया कि कंट्री ए से इसने स्टील को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, जो कि चीपर है. फाइन. इसने इस कंपनी से बी से इसने इंपोर्ट नहीं किया, इसने चीपर प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ? नाउ द कंपनीज विच आर फॉलोइंग मोर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोसेसेस दे आर एट द डिसएडवांटेज. तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्बन लीकेज. यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं पे ये स्टील बना जहाँ पे ज़्यादा कार्बन एमिट हुआ, अब वो यूरोपियन यूनियन में आ रहा है. ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि उसका कंजम्पशन यूरोपियन यूनियन में होने वाला है. फाइन. सो दिस प्रोसेस ओके इज कॉल्ड एज कार्बन लीकेज. तो इसको रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि जो जो कंपनीज हैं विच आर आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, ओके, नाउ दे हैव टू follow the additional tariff system that is called as CBAM to check this carbon leakage. ठीक. So that is the whole concept of carbon border adjustment mechanism. अब अगर CBAM अगर लागू होता है तो देखिए कौन कौन से सेक्टर्स पे इम्पैक्ट बढ़ेगा. सो सी imports of certain carbon intensive products namely cement, iron, steel, electricity, fertilizers, aluminum and hydrogen, they have to bear the same economic cost borne by EU producers under the ETS. मतलब कि यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगने के बाद देयर विल बी नाउ प्राइस पैरिटी बिटवीन द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन यूरोपियन यूनियन following the more stringent rules and more climate friendly process as compared to the non European countries. Fine. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो प्राइसेस हैं that has to be paid, it will be linked to the weekly average of the emissions produced under the ETS. ठीक. अब इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है सिस्टम के अंदर. अगर कार्बन प्राइस हैज बीन
paid for the imported products in their country of origin, then the reduction can be claimed. For example, अगर यही A कंट्री का एग्जांपल लो कि इसने ब्लास्ट फर्नेस का मेथड यूज़ किया है टू प्रोड्यूस द स्टील और इसने कार्बन ज़्यादा एमिट किया है, तो कार्बन ज़्यादा एमिट करने के लिए इट हैज़ ऑलरेडी पेड द प्राइस इन इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो उसको CBAM के अंदर थोड़ी सी रियायतें मिल सकती है, छूट मिल सकती है। ओके, अब हम आते हैं WTO पे, जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या CBAM कंप्लायंट है WTA के साथ। तो अब हम WTO के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। अब जो कॉर्नर स्टोन है WTO प्रिंसिपल का वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि कोई भी एक कंट्री है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बेस्ड ऑन रूल ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट्स। कि मान लो कि जो टैरिफ स्टील पे लगता है उस कंट्री में, वही टैरिफ उस स्टील पे लगेगा जो बाहर के कंट्री से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकॉर्ड इक्वल ट्रीटमेंट टू लाइक प्रोडक्ट्स irrespective of their country of origin and to treat foreign made like products as they treat domestic ones, that is national treatment principle. फाइन। अगर हम CBAM की बात करें तो CBAM जो है वो ओरिजिन न्यूट्रल है। वो ये नहीं कहता कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। वो कहता है कि कहीं से भी प्रोडक्ट आए, अगर उसने कार्बन ज़्यादा एमिट किया है तो उसको CBAM के अंदर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। ओके, बट the author says that in its application is discriminate between goods from different countries on account of an inadequate carbon pricing policy or due to onerous reporting requirement that importers would be subject to. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेक्निकलिटीज़ क्या है। जैसे कि स्टील प्रोडक्ट्स हैं, नाउ दे में अपीयर सिमिलर, बट जो प्रोसेस है उसका बनने का वो डिफरेंट हो सकता है। किसी ने ब्लास्ट फर्नेस को यूज़ किया है, किसी ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को यूज़ किया है। फाइन। सो यहाँ पे क्या होगा कि being products that are not like the rules on non discrimination would have little application in such a case. तो यहाँ पे जो क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोसेस डिफरेंट है। फाइन। सो जो रूल्स है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ये CBAM पे फिर लागू नहीं होगा, ये ऑथर्स का कहना है, क्योंकि यहाँ से CBAM बच गया। ठीक। सेकेंड आते हैं हम गैट के ऊपर, आर्टिकल 20 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो अगर आप आर्टिकल 20 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है इट कैन वायलेट गैट ऑब्लिगेशंस, ओके, इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन क्या है, दैट दे फॉल अंडर वन ऑफ द लिस्टेड पॉलिसी ग्राउंड्स, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस उस बेसिस पे लगा रहा है, उस पॉलिसी के बेसिस पे लगा रहा है जो लिस्टेड है। एंड सेकेंड, इफ दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 नोन एज चैप्यू। ठीक है, अब हम अगर आते हैं लिस्टेड पॉलिसी ग्राउंड्स में इन आर्टिकल 20, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एक पॉलिसी ग्राउंड है, तो CBAM जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। फाइन। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब हम आते हैं चैप्यू के कंडीशन पे कि क्या CBAM चैप्यू का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो चैप्यू क्या है, दैट it requires that countries do not apply measures in a manner that results in arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail. ओके, तो यहाँ पे कमेंटेटर्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो CBAM है वो एक एक्सप्लिसिट कार्बन प्राइसेस को कंसिडर करता है, नॉट इम्प्लिसिट कॉस्ट borne by products originating in the certain countries. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस it arbitrarily or unjustifiably discriminates between countries where the same environmental conditions exist. The next is day after Shah's appeal, more than 140 weapons surrendered in Manipur. तो हमने कल पढ़ा था कि Home Minister Amit Shah, he is on a visit in Manipur and he had appealed that the suspension of operation should not be violated by the Kuki militants who had signed this agreement in 2008. और उन्होंने अपील भी किया था कि जो भी वेपन्स जो हैं वो सरेंडर कर दिया जाए। सो इफ यू विल सी दैट पीपल हैव सरेंडर द वेपन, 140 weapons have been returned to the police and security forces at different places in the violence hit state. तो जो weapons थे, around 1420 weapons, they were looted from police armories since May 3, जब ये violence peak पे था between Kuki and Meitei communities. Then he has said that कि अब एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा स्टेट में, and anyone who is found in possession of any weapon, now they will be prosecuted. The next is OTT players seek satellite bandwidth for better streaming. तो अगर आप देखेंगे that in a consultation about satellite spectrum pricing, OTT streaming players, they have pitched for greater use of satellite bandwidth to reach viewers. Okay.
The next is new guidelines for deemed universities are light but tight, says UGC chairman. तो अब हम यहाँ पे किस गाइडलाइन की बात कर रहे हैं? We are talking about the guideline, the University Grants Commission, Institutions deemed to be universities regulations 2023. ये जो नया रेगुलेशन है ये किसको रिप्लेस करेगा? UGC Institutions deemed to be universities regulation 2019. सो यहाँ पे इसका जो एम है दैट इज फॉर क्रिएशन ऑफ क्वालिटी फोकस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. तो अगर आप देखें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वो क्या होती है? नैक में ए ग्रेड होना चाहिए विद एटलीस्ट 3.01 CGPA फॉर 3 consecutive cycles और NBA accreditation for 2/3 of eligible programs for 3 consecutive cycles और in the top 50 of any specific category of National Institutional Ranking Framework for the last 3 years continuously or in top 100 of overall NIRF ranking for last 3 years continuously. किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कोई भी यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस चाहता है यूजीसी के लिए तो ये उसका एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कमिंग टू दी अरिहा शाह. ओके, तो इंडिया जो है इट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स डिसमे over the treatment of baby Ariha Shah by the German authorities. तो यहाँ पे जो टॉडलर है she was taken away from her Indian parents in Germany by Child Protection Services nearly 2 years ago. अब यहाँ पे देखिए एलिगेशंस क्या हैं, मतलब रीजंस क्या है. तो जर्मन ऑफिस जो है जर्मन यूथ वेलफेयर ऑफिस उन्होंने कहा है कि they had been given the custody of the girl in September 2021 after allegations that 7-month-old girl had been physically abused. Okay, that is one of the reason. The next is Pakistan to engage in barter trade with Afghanistan, Iran and Russia. तो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक स्पेशल ऑर्डर पास किया है to allow barter trade with Afghanistan, Iran and Russia for certain goods which includes petroleum and natural gas. तो जो ऑर्डर है that is business to business barter trade mechanism 2023 and dated June 1 lists goods that can be bartered with Afghanistan, Iran and Russia. The next is no Ukraine truce without Russian pullback, says Blinken. तो यहाँ पे एंथनी ब्लिंकन जो हैं जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इन्होंने कहा कि दैट विल बी नो सीज फायर इन वॉर विद यूक्रेन अनलेस रशिया पुल्स आउट फ्रॉम यूक्रेन. ओके, सो इस स्टेटमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि दैट देयर इज नो अर्ली साइन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. अब हम आते हैं इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे दैट इज IRDAI आइज इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरियाज विद बीमा वाहक. तो कुछ दिन पहले हमने बीमा ट्रिनिटी के बारे में पढ़ा था. बीमा ट्रिनिटी तो इसमें था बीमा सुगम, फिर था इसमें बीमा विस्तार एंड देन बीमा वाहक. ठीक है, ये 3 चीज़ें आती हैं आपका बीमा ट्रिनिटी में. बीमा सुगम क्या है? ये एक पोर्टल है विच कनेक्ट्स कंज्यूमर विद इंश्योरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. बीमा विस्तार इट इज़ द bundled multiple risk coverage of insurance products and Bima Vahak that is a women led group for insurance penetration in rural areas in every gram panchayat. Okay, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? दैट इज इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047. तो यहाँ पे जो बीमा वाहक है ये इंश्योर करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी विद इंश्योरेंस ओके इन द फॉर्म ऑफ फील्ड फोर्स कंप्राइजिंग कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल बीमा वाहक्स. द नेक्स्ट इज RBI issues draft on cyber safety for PSUs. So if you will see payment system operators तो रिजर्व बैंक ने एक रिलीज किया है डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर पेमेंट सिस्टम ऑर्डर्स. सो इट कवर्स मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एंड बेसलाइन सिक्योरिटी. तो यहाँ पे है कि दैट to ensure the authorized non-bank payment system operators which are resilient to cyber security risk. So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.